यस। सभी लोग गो का आज के मॉर्निंग रिचुअल में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही प्यारे मेडिटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। इसे आनापानसति मेडिटेशन कहा जाता है। ये मेडिटेशन बुद्ध का मेडिटेशन कहा जाता है। और इस मेडिटेशन में हम केवल अपनी सांसों के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी सांसें ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। और हमारी सांसों के कारण ही हम पूरे शरीर को और हमारी जितनी भी शरीर की परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, जीवन में एक आनंद ला सकते हैं। सो सभी लोग अपना बैक और कमर को स्ट्रेट करके बैठ जाए। सभी लोग अब सभी को आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद करना है। सभी लोग आंखों को बंद कर दीजिए। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाइए। अगेन, फिर से गहरी और एक लंबी सांस लीजिए। और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। और अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हाथों को, दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। पूरी बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। देखिए, बॉडी के हर एक पार्ट को एकदम ढीला कर दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली पड़ चुकी है। बॉडी का हर एक पार्ट एकदम रिलैक्स अवस्था में जा रहा है। आपके सर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और अपने चेहरे को एकदम रिलैक्स करिए। अगेन, टेक डीप ब्रेथ। इसे अपने चेस्ट में भरने दीजिए। और धीरे धीरे अपने चेस्ट को एकदम रिलैक्स और शांत कर दीजिए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए। और अपने पेट को अब पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और ढीली पड़ चुकी है।
अब अपने सांसों को देखते जाइए। आपकी सांसें कितनी गहरी और लंबी है, देखते जाइए। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान ले आइए। जब भी आप सांसों को लेते हैं, पेट को बाहर की ओर फुलाइए और सांसों को छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर ले जाइए। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए। पेट को बाहर की ओर फुलाइए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अब अपनी सांसों को देखते जाइए। आपकी नाक से अंदर की ओर आ रही है, आपके गले से होते हुए देखिए, आपके चेस्ट से होते हुए आपके पेट और आपके मूलाधार चक्र यानी आपके कमर के सबसे नीचे वाले भाग तक ये सांस जा रही है। फिर एक गहरी और लंबी सांस लें। नाक से होते हुए देखते जाए इसको, गले से होते हुए ये सांस आपके पेट से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। फिर एक लंबी और गहरी सांस हम लेंगे। देखिए, सांसों को लेते समय आपके दोनों नोज के पास आपको एक ठंडी हवा महसूस होगी। जब भी आप सांसों को लेते हैं, आपके नोज के पास एक ठंडी हवा आपको महसूस होगी। और जब भी आप सांसों को छोड़ते हैं, इन सांसों के साथ एक गर्म हवा आपको बाहर जाती हुई महसूस होती। ये ठंडी हवा आपके सांसों में एक नया प्रवाह लेकर आती है। देखते जाइए इसे। जब भी आप सांसों को ले रहे हैं, तब आप एक शांति का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया में सभी चीज बहुत ही शांति के साथ चल रही है। अपने अंदर एक बहुत ही प्यारा शांति का अनुभव करें और अपने ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाए। आपकी सांसें कितनी लंबी
कितनी गहरी है उसे देखते जाए। देखिए, सांस लेते समय आपके नोज के पास आपको ठंडी हवा महसूस होगी। सांसों को छोड़ते समय ये गर्म हवा आपको निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके शरीर में मौजूद जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, उन सारे ब्लॉकेजेस को, उन सारे नेगेटिविटी को खत्म करती है। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपने मन की गहरी अवस्था में उतरते जाइए। सिर्फ आप और आपकी सांसें। इस ध्यान को आनापानसति और बुद्ध का ध्यान कहा गया है। बुद्ध का ध्यान इस वजह से कहा गया है क्योंकि बुद्ध जी सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत पर और अंदरूनी शक्तियों पर विश्वास करते थे। बुद्ध जी जान चुके थे कि जितनी भी शक्तियां, जितनी भी ताकत हमारे शरीर में आती है, जितनी भी पावर एक व्यक्ति में आती है, वो सारी पावर सिर्फ उसके अंदर से आती है। इसीलिए इस ध्यान को हम पूरी तरीके से सांसों पर केंद्रित करते हैं और सांसों को शरीर के हर एक भाग में जाने देते हैं। शरीर के हर एक भाग में इन सांसों को हम पहुंचने देते हैं। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर रखिए। आपकी सांसें और आप। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, आप और भी गहरे उतरते जा रहे हैं क्योंकि बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार की ही रचना है। आप आपके इनर बॉडी में जो कोई भी सेंसेशन, जो कोई भी थॉट लाते हैं, वही आपके बाहरी जगत को बनाता है। इसीलिए हमें अपने आंतरिक जगत पर फोकस करना है, आंतरिक जगत को जागृत करना है। एक और गहरी और लंबी सांस लीजिए और अपने माइंड के ऊपर अब फोकस करिए। आपके माइंड को देखिए, आप सोचिए इस माइंड में कितनी शक्तियां है, कितने लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स है और यही न्यूरॉन्स एक मानव जीवन को बनाते हैं। आप महसूस कर पाएंगे कि जब भी आप किसी ऐसी जगह गए जहां पर किसी तरीके का शोक था, आप उसे महसूस करके
ऑटोमेटिकली निराश हो जाते हैं। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर खुशी का, शादी का माहौल हो। उस जगह जाकर आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हो। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि हम किसी चीज को बैठे बैठे या एकांत में जब भी हम होते हैं और हम किसी ऐसी चीज को याद करते हैं जिससे हम खुश हुए थे, या जिस चीज ने हमारे जीवन में खुशी लाई थी, हम ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और हम किसी ऐसी चीज को भी याद करते हैं जहां पर हमको दुख या तकलीफ हुई थी। हम उस एक छोटे से पॉइंट को याद करके हम दुखी और नाराज हो जाते हैं। यही जीवन की असली सच्चाई है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को जान गया, इस माइंड की पावर को जान गया, वो दुनिया में हर चीज को अचीव कर सकता है। आप सोचने भर से दुखी, सोचने भर से खुशी हो सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां आ सकती है। तो सोचिए, आपका माइंड इतना पावरफुल है कि जो सिर्फ सोचने से आपकी जिंदगी में उस मोमेंट को रिएक्ट करता है, उस मोमेंट को ले आता है। तो हम अपने जीवन के खुद निर्माता है। हमारे जीवन को हम खुद निर्माण करते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति को बाहरी दुनिया को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वो अपनी आंतरिक दुनिया को खोज ले, उसकी बाहरी दुनिया बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जितने भी लोग इस जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग इन जीवन में अनसक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग आज आपको खुश दिखाई देते हैं, जितने भी लोग आपको दुखी दिखाई देते हैं, ये सारे सिर्फ अपने माइंड से इन पावर को पाते हैं या इन पावर की कमियों को अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि ये लोग इस पावर को कभी जान ही नहीं पाते। और जो लोग इस पावर को जान जाते हैं, वो अपने जीवन में बहुत खुश और एक आनंदमय जीवन जीते हैं। सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। आपकी सांसें नाक से होते हुए, गले से होते हुए, देखिए चेस्ट से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है। और धीरे से अपनी सांसों को रिलीज करिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने पर लगाइए। आपकी सांसें आपके जीवन का निर्माण करती है।
देखते जाइए, अपने मन की गहरी अवस्था में उतरते जाइए। मन के इस गहरे प्रभाव में आप अपने आप को पाएंगे, अपनी इनर पावर को जान पाएंगे, क्योंकि आपकी इनर पावर ही आपके बाहरी संसार को रच रही है। आज आप जो कुछ भी है, जितना कुछ आपके पास है, और जो भी लाइफ में आप अब पाना चाहते हैं, वो सभी आप सिर्फ आपके मन के ऊपर फोकस करके अपने अंदर की पावर को जगाकर वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ अपने माइंड से आपको सारी परेशानियों को दूर कर देना है, सारी बाधाओं को दूर कर देना है। आपका जीवन खुद ब खुद एक ऊंचाई के मार्ग पर जाता जाएगा और आपको जीवन का असली अनुभव, असली उत्साह मिलेगा। सिर्फ सांसों को देखिए, सांसों को देखते जाइए। सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। पूरी बॉडी रिलैक्स, शांत, माइंड एकदम शांत। पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर। सिर्फ आपकी सांसें और आप अपनी सांसों के साक्षी बन जाइए। जितना क्लियर आप आपकी सांसों को देख पाएंगे, आपका फोकस जीवन में उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आप सांसों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आपका फोकस काफी कम है, और जितना फोकस हमारा लाइफ में कम होगा, हम उतने हमारे गोल से दूर हटते चले जाते हैं। हमारे गोल से हम पीछे होते जाते हैं। तो हमें अपनी गोल की तरफ अगर जाना है, तो हमें सबसे पहले अपने फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को पूरी तरीके से हमारे बस में लाना होगा। जब ये एकाग्रता, जब ये फोकस पूरी तरीके से हमारे बस में आ जाता है, तो हम हर वो चीज कर सकते हैं, हर वो चीज पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। पूरी तरीके से रिलैक्स, शांति के अनुभव को महसूस करें। चारों तरफ एकदम शांति, बहुत शांत, किसी तरह की कोई हलचल नहीं, किसी तरह की कोई भागदौड़ नहीं। जीवन एकदम सरल और एकदम आसान है। जीवन
भाग दौड़ से भरा हुआ नहीं है। जीवन का असली मजा सिर्फ अपने खुद के साथ जीने में है। एकदम शांत हो जाइए। पूरी तरीके से शांत। पूरा माइंड एकदम शांत। अब धीरे धीरे हम इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। जो भी आवाजें सुनाई दे, फोकस करिए। अगर पक्षियों की आवाज आपको सुनाई देती है तो बहुत ही बेस्ट है। सुनिए, अपने पांचों सेंसेस को काम पर लगाइए। चारों तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। सामने, पीछे, दाएं बाएं, और जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश करिए। अगर आप उस आवाज को सुन पाते हैं तो आपका फोकस लेवल बढ़ता है। सुनिए, कोई भी आवाज आपको आ रही, उस आवाज को सुनने की कोशिश करिए। अब अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए। दोनों हाथों को रफ करिए। तेजी से रफ कर लीजिए पूरी तरीके से। हाथों को, दोनों हथेलियों को गर्म होने दीजिए और अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, पूरी बॉडी पर इसे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। और सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सो अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। सो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आप देख पाएंगे, मैं भी आपको देख पाऊंगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको उसमें सजेस्ट कर पाऊंगा। यस, स्ट्रेट बैठ जाए और सबसे पहले हम कपाल भाती करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए। अनुलोम विलोम, गहरी सांस लीजिए और दूसरे नाक से छोड़िए। फिर एक गहरी सांस, धीरे से रिलैक्स। फिर एक गहरी सांस लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे। अगेन, दूसरी नाक से सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर अगेन सांसों को लेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा कम से कम 10 बार हमें करना है। सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। इनहेल
exhale, inhale, exhale, then inhale, exhale. अब अपने दोनों हाथों को, अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पर रखेंगे, एक हाथ को अपने पेट पर रखेंगे, और जब आप सांसों को भरेंगे तो पेट को और अपने चेस्ट को बाहर की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से करना है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, अपने चेस्ट को बाहर लाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपने चेस्ट को, अपने पेट को बाहर की ओर लाइए और फिर अंदर की ओर ले जाइए। अगेन बाहर की ओर लाए, फिर अंदर की ओर ले जाए, फिर बाहर की ओर लाए, फिर अंदर की ओर ले जाए। अगेन। अब आपको अपनी सांसों को धीरे धीरे कैसे आपको छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है, इस तरीके से। धीरे धीरे करना है एकदम। स्लोली स्लोली। अब इसमें थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाना है, थोड़े से स्पीड के साथ आपको करना है। अब हमें एक गहरी सांस लेना है और उसे होल्ड करना है। फिर सांस को छोड़ना है। अगेन होल्ड। फिर से सांस को लेना है। होल्ड। फिर छोड़ना है। अगेन होल्ड। फिर सांसों को लेना है। होल्ड करिए। सांसों को छोड़िए। फिर होल्ड करिए। फिर सांसों को लीजिए। अपनी सांसों को होल्ड करिए। फिर सांसों को छोड़िए। अगेन होल्ड। फिर एक बार सांसों को लीजिए। होल्ड करिए। फिर छोड़िए। अगेन एक गहरी लंबी सांस लीजिए। होल्ड। रिलैक्स। अगेन होल्ड। अब अपने पेट को अंदर की ओर लीजिए।
जितना टाइट कर सकते हैं उतना अपने पेट को टाइट कर लीजिए अंदर की ओर लेके। रिलैक्स कर दीजिए। फिर से अपने पेट को अंदर की ओर लीजिए। जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट करिए। अगेन रिलैक्स। फिर पेट को अंदर की ओर लीजिए। रिलैक्स। एक और बार फिर से हमें ये करना है। पेट को अंदर की ओर लेना है और जितना आप टाइट कर सकते उतना कर लीजिए। एंड रिलैक्स। अब आपको अपनी गर्दन को इस तरीके से मूव करना है। वन, धीरे धीरे। वन, फिर इस तरफ। टू, फिर इस तरफ। थ्री, फोर। अगेन वन, ऊपर की ओर ले जाना है, फिर नीचे की ओर। टू, फिर ऊपर की ओर। थ्री, फिर नीचे की ओर। फोर, फिर साइड में। वन, टू, थ्री, फोर। इसे हम टू टू के साइकिल में करते हैं। वन, टू, थ्री एंड फोर। अगेन वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। अब हम अपने वाटर को चार्ज करेंगे और उस वाटर को हम लेंगे, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में दिन भर एकदम शक्ति बनी रहे और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना रहे। शरीर के अगर किसी अंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो ये वाटर की मदद से हम उस प्रॉब्लम को, उस दर्द को खत्म कर सकते हैं। वाटर को लीजिए सामने, आंखों को बंद करिए और आंखों को बंद करते हुए बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये वाटर आपके पास सोचिए कितनी सारी जगह से होता हुआ आपके पास आता है। कितने लोगों की इसमें मेहनत होती है। सबसे पहले इस पानी को धन्यवाद बोल दीजिए और उन सभी लोगों को भी धन्यवाद बोल दीजिए जिनके कारण ये पानी आप तक पहुंच पाता है। इसके लिए धन्यवाद। ये वाटर, ये पानी आपके शरीर के हर एक अंग को तंदुरुस्त रखता है। इस वाटर को सामने रखकर बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू। तुम मेरे शरीर में पहुंचकर मेरे शरीर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनाते हो। तुम मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को
बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसान बनाते हो। तुम मेरे अंदर एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा का प्रवाह करते हो। आई लव यू। आई लव यू सो मच। मेरी बॉडी में जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को खत्म कर देते हो। मेरे चेस्ट, मेरे स्टमक, सभी को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत रखते हो। और सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ खत्म कर देते हो। आपको ग्रहण करते ही मेरे सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। मेरा माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। उन सारी नई नई चीजों को करने में मेरी मदद करता है, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन लोगों को मेरे जीवन में लाता है जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। आप मेरे शरीर में पहुंचकर उन सारे सेंसेशन को जागृत करते हो जो पैसा कमाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसी कारण से पैसा मेरी ओर चला आता है। पैसा बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, और ये सिर्फ आपके कारण होता है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहता हूँ। सारी खुशियाँ मुझे जीवन में मिलती है क्योंकि आप मेरी सारी खुशियों को लाते हो। इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस वाटर को आपको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। सभी को और सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी मैजिकल बात मैं भी बताने वाला हूँ। सो अभी जस्ट एक्चुअली ये रात से बॉटल मैंने भर के रखी थी, मेरी वाली, और ये पूरी तरीके से पैक थी। लेकिन अभी जब हम इसको चार्ज कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली इससे बूंदे बाहर आई। और मतलब चार्ज करते समय ये ऑटोमेटिकली मेरे पैरों पर बूंद गिरी, जबकि ये मैं खुद नहीं समझ पाया कि ये रात भर से बंद है और मैंने जस्ट अभी इसे उठाया है। तो आप सोचिए, ये वाटर की बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम इस चीज को, इसकी पावर को नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो इस वाटर से आप आपके जीवन में ना सारी चीजों को हील कर सकते हैं। आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है या किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आती है, तो ये वाटर से आप सारी चीजों को हील कर सकते हैं। पैसों की प्रॉब्लम हो रही है या आपका काम नहीं चल रहा है, आप बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में हैं, तो आप इस वाटर को चार्ज करें और उस समय पी ले। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ना मिरेकल होने लग जाएंगे, सिर्फ इस पानी के कारण। क्योंकि पूरे मानव शरीर में 75% पानी होता है, और हमारी पूरी 75% अगर बॉडी को पूरा पानी ही कंट्रोल करता है, तो सोच के देखिए कि आपकी बॉडी में कितना परसेंट
केवल 25% तो फिर शरीर रहा, क्योंकि 75% तो पूरी तरीके से पानी है ना। बाकी सारी चीजें 25% है। तो 75% के ऊपर जब हम 75% को अगर मना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा काम बहुत अच्छे से होने लग जाता है। यस। यस, तो जी आप थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड है ना ऑफ कर देंगे तो आपका कैमरा बहुत सही दिखेगा। एक्चुअली पीछे के बैकग्राउंड के कारण आपका वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है, फेस वगैरह। यस। उसके लिए क्या करना होता है ना, कि अगर जैसे अपने को क्लियर दिखना होता है तो उसके लिए अपना जो भी थोड़ा सा हमारे पीछे 1 फीट की दूरी पर, देखिए अभी जैसे मेरे ये 1 फीट की दूरी पर वॉल है ना। तो 1 फीट की दूरी पर वॉल पर आप कोई भी ग्रीन कपड़ा लगा सकते हैं, या कोई भी कपड़ा, ग्रीन कपड़ा लगाएंगे तो बेस्ट होता है। अगर आपने ग्रीन कपड़ा लगा दिया तो ये देखिए, ये वो मेरा भी वर्चुअल बैकग्राउंड है ना। लेकिन आपको लग रहा है क्या, देखिए मेरा हाथ भी जा रहा है, फिर भी आपको लग रहा है ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं, मेरे से ज्यादा 1 फीट की दूरी पर है ना। 1 से 1.5 फीट की दूरी के ऊपर है, और ये वॉल है। यस यस यस, चलिए कोई नहीं। सो अब हम आगे अपने इस बुक रीडिंग पर चलेंगे। और चलिए, आप में से और कोई अगर कोई चीजों को शेयर करना चाहता है तो यहाँ पे शेयर कर सकता है। आपकी भी कोई एक्सपर्टीज हो किसी चीज में तो आप लोग देखिए, यहाँ पे अपनी जो कम्युनिटी है, एक फैमिली की तरह इस कम्युनिटी को हम सभी लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सर हूँ और मैं ही आपको सारी चीजें बताऊंगा, है ना। आप लोगों के पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें, वो चीजें आप खुद भी शेयर कर सकते हैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म इसको समझकर। ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि यार ये तो सर का ही प्लेटफॉर्म है, सर ही हमें ये कर दे। आपके पास में जो भी एक्सपर्टीज हो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा ना, कि आपके अंदर एक, जो चीजें मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो, और वो क्वालिटी कब डेवलप होगी, जब आप लोगों के सामने बोलना शुरू करेंगे, है ना। क्योंकि बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है ना, जब भी कुछ लोग बातें करते हैं ना, तो हम जब छोटे होते हैं तो हमको बोल दिया जाता है चुप, जा बाहर जाके खेल, है ना, बड़ों के अंदर मत बोले। तो वही से बहुत सारे लोगों का क्या होता है, माइंड बचपन से ही बदल जाता है, और वो लोग शांत रहना शुरू कर देते हैं, है ना। वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते। लेकिन अभी जो दौर है, अभी जो समय है, ये समय है लोगों के साथ में कन्वर्सेशन करने का, लोगों के साथ में बात करने का। क्योंकि देखिए आज क्या है, हर व्यक्ति के पास में नॉलेज है, हर व्यक्ति के पास में स्किल है, हर व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ जीवन का अनुभव है। और वही अनुभव को जो लोग लोगों के सामने पेश कर पा रहे, जो लोगों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे, वो लोग आज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। ट्रेनर लोग, आप सोच के देखिए, ट्रेनर मीन्स क्या, ट्रेनर करता क्या है, आप समझिए। ठीक है, देखिए नीलिमा मैम ने योगा सीखा, नीलिमा मैम कर क्या रहे, योगा सीखने के बाद क्या कर रहे, ये लोगों को बता रहे, क्या बता रहे, जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया। लेकिन बताना क्या है, एक कला है। और वो कब आएगी, जब आप लोगों के सामने इसको रखोगे। जब तक ये लोगों को नहीं बताएगी कि मैं एक योगा टीचर हूं, मैं योगा करवाती हूँ, तब तक लोगों को पता चलेगा नहीं। तो एक बोलना, कम्युनिकेशन एक कला है। और आज अगर इस गोल्डन एरा के अंदर आपने आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके पब्लिक स्पीकिंग पे काम कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। क्योंकि वो समय अब गया कि आपके पास में बहुत बड़ी डिग्री होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। मैंने पिछली बार भी एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, कि एक सुहानी करके है, बताया था, सुहानी करके मैजिशियन के बारे में, आई थिंक बताया था। तो वो मैजिशियन पहली क्लास पढ़ी केवल, लेकिन उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट किया, कि पहली क्लास से उसके, उन्होंने बोला, उनके घर वालों को बोला मुझे मैजिशियन बनना है, मुझे मैजिशियन बनना है। उसको पहली क्लास उनने पढ़ाई करी, उसके बाद से ही उनने मैजिशियन क्लास में उसको इंटर करा दिया सीखने के लिए।
और आज वो ज्यादा एज की भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी इंडिया की टॉप म्यूजिशियन है, जो अपने दिमाग को पढ़ लेती है, सब कुछ चीजें वो कर लेती है। और वो खुद बोलती है कि इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, ये हर कोई इंसान कर सकता है, हर कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि आपके माइंड में उतनी पावर होती है। लेकिन क्या होता है ना, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या जो भी चीजें, उसको अगर आप देखोगे, तो वहां पर आदमी की स्किल को और आदमी को बढ़ाने पे काम नहीं किया जाता है, उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। अब उस लड़की ने क्या किया, केवल एक चीज को सीखा, आज वो उस चीज की मास्टर है। और बाकी की चीजें, उसको पता है कि मुझे लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ी सी इंग्लिश लगेगी, मुझे से थोड़ा सा पैसा जब आएगा तो उन पैसों को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा गणित होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए। उसने सिर्फ कैलकुलेशन को सीखा, उसने सिर्फ थोड़ी सी इंग्लिश को सीख लिया, भाषा सीख ली, भाषा कैसे बोले जाती है। आज वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसको इतना समय मिल गया कि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से ढाल पाई। लेकिन आप देखिए, एक हमारे साथ में होता क्या है, हम कॉलेज लेवल पर जाते, तब तक हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। कुछ सब्जेक्ट हम, हर एक व्यक्ति के लिए हर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वो चीज, अभी बोला जाता है मास्टर डिग्री क्यों, सुना है ना, मास्टर डिग्री क्यों, पीएचडी क्यों, क्यों लोग पीएचडी करते हैं, क्यों लोग मास्टर डिग्री करते हैं? क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर काम होता है। आपने मास्टर किया तो आपको पता है वहां पे स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर आपका पूरा कमांड आएगा। आपने इकोनॉमिक्स में किया तो सिर्फ इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे, बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर, है ना। आपने वहीं पे पीएचडी किया तो पीएचडी में आपने कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी किया? आपने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी किया, तो उनका फोकस कहाँ पे होगा? इंग्लिश लिटरेचर पर। तो भाई, आपको पता है कि एक चीज पे फोकस करने से व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से उस चीज को पकड़े। समझ आ रहा है? क्यों हम 20-22 साल होने के बाद में हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम बताता है कि अब आपको एक चीज पे फोकस करना चाहिए, जबकि सभी को पता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट वगैरह सभी को पता है कि ये चीज है। लेकिन जो अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली लाई, उन्होंने इसी के लिए लाई कि व्यक्ति अगर एक चीज में माहिर हो गया ना, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, जो हमारे गुरुकुल में हुआ करता था। व्यक्ति को एक चीज में बहुत माहिर कर दिया जाता था, इसके कारण उसके बराबर कोई शक्तियां कैसे, क्यों कर्ण के पास में एक ही बहुत जबरदस्त शक्तियां होती थी, क्यों अर्जुन धनुर्धर कहा जाता था, क्यों ये लोगों के पास में एक ही की शक्ति इतनी ज्यादा होती थी? क्योंकि इन लोगों को फोकस केवल एक चीज के ऊपर करवाया जाता था। और फिर अगर कोई भी दुनिया का देखो, आप यकीन करके देखिए, अगर आपका छोटा बच्चा है, उस बच्चे को आप एक चीज के ऊपर फोकस करवा के देखिए, 8 से 10 साल, दुनिया में उसके बराबर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा कि जो उसका मुकाबला कर पाए। आप उसको बचपन से सिर्फ गणित पढ़ाइए या इकोनॉमिक्स की शिक्षा दीजिए, आप देखिए इकोनॉमिक्स में उसको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके माइंड में पूरी वो चीजें चलती आती है, वही चीजें। आप में से कौटिल्य के बारे में कितने लोगों ने सुना? एक बच्चा है कौटिल्य के नाम से, सुना है आप लोगों ने? यस, यस साकिब जी, सुना है। कुमुद जी, आपने भी सुना होगा आई थिंक, कौटिल्य के नाम से एक बच्चा है। नहीं सर। नहीं सुना? नीलिमा नहीं मैम, सर। आपने सुना है? कौटिल्य के नाम से एक बच्चा है। सुना है, बट कुछ खास पता नहीं है। नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, एक छोटा सा, अगर उसका कुछ थोड़ा सा वीडियो होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को रखूं। अब इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि मैं, मतलब आपको फोकस क्यों कर रहा हूँ एक चीज।
कौटिल्य पंडित इनका नाम है। और बहुत सामने देखो कितने सारे लोग हैं। हेलो कर दो सबको एक बार। आवाज आ रही है सभी को? अच्छा लगा? एक बार और करो। अब सबको अपना नाम बता दो। अरे तुम शर्मा क्यों गए? अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ पे रहते हो? करनाल में। क्लैपिंग भाई, वो देखो अब सब बता रहा है। वेरी गुड। तो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो मैंने सुना, और जो पढ़ लेते हो भूलते नहीं हो, ऐसा है? नहीं, एक दो बार दोहरा लेते हो तो फिर भूलते नहीं हो। अच्छा वेरी गुड। अब बैठ के बात करें। बैठो, आराम से बैठ जाओ। कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके दादाजी हमारे साथ हैं, शर्मा जी। और कई ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे पास इंटरनेट के अलावा, एनसाइक्लोपीडिया के अलावा और कोई जरिया और कोई चारा नहीं है। कौटिल्य के पास भी नहीं था। कौटिल्य की मदद की किताबों ने, उनके पिताजी ने, उनकी बहन ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दादाजी ने ये सवाल पूछते गए, ये जवाब ढूंढ ढूंढ के कौटिल्य को देते गए। ना तो कौटिल्य की जिज्ञासा खत्म हुई और ना इनके परिवार ने इनकी मदद करना बंद की। जितने सवाल कौटिल्य ने पूछे, इन्होंने उसके जवाब चाहे कहीं से भी ढूंढ कर कौटिल्य को दिए। और आज हालत यह है कि कौटिल्य दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी, मस्तिष्क का ऐसा विकास और किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो कौटिल्य में हमने देखी है, जो डॉक्टर अब साहब। यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग, है ना, आगे बताऊंगा। और अब यहाँ पे एक चीज समझना आप कि ये बच्चा, अभी आगे आप वीडियो देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये इतना परफेक्ट क्यों कर पाया। आगे आप खुद ही समझ जाओगे। स्टूडियो में थे, उन्होंने बताया अद्भुत है, विलक्षण है और इस प्रतिभा को हमें संजो कर रखना है। चलिए, और ये बताओ कौटिल्य, अब ये जो बस इतने सारे लोग तुमको मिलने के लिए आए हैं, इनसे बात करोगे ना? हाँ। ठीक है, आराम से बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। कर रखी है? कभी ऐसा कोई बच्चा देखा है आपने? कौन है? गूगल अर्थ है। अच्छा, वेरी गुड। तैयार? हाँ। ठीक है, तो पहला सवाल पूछूं मैं तुमसे। हाँ। नूरू सुना है तुमने? नूरू क्या है? नौरू। नौरू क्या होता है वो? एक देश है। क्या है? एक देश है, 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का 21 वर्ग किलोमीटर का एक देश है। कहाँ है ये? ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, और इसके आसपास कुछ कौन से देश हैं बता सकते हो? हम बताओ। ऑस्ट्रेलिया और है किरिबती। अच्छा, मार्शल आइलैंड, वानाटालू, टवालू। ये तो सबसे बहुत छोटे देश हैं और इनके सबसे छोटे नौरू। हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं तो हैरान हूँ कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को तो ओशिनिया के बारे में ही नहीं पता होगा, और इस बच्चे ने तो ओशिनिया में, आपने जब बोला नौरू, जिसने बोला नौरू नहीं नौरू, देश का इतना सही प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद उसके आसपास के जो ओशिनिया के जो एरिया है उसे इनफैक्ट मालिनेशिया कहते हैं। तो मालिनेशिया के देशों के बारे में जितने से नाम गिना गया, ये तो मुझे बड़ा अचंभा कर रहा है। उस बच्चे ने सही बोला कि इंडिया का दूसरा गूगल है ये। इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, देश के बारे में तो चलो मान सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, वो भी माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मालिनेशिया के जो देश हैं। अब तो मेरा ही सर घूमने लगा, आपने इतना सारा नाम ले दिया। अच्छा, न्यूजीलैंड सुना तुमने? हाँ। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कहाँ है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है। और
टोंगा के पास में एक देश है टोंगा। टोंगा भी है वहाँ पे? हाँ। मुझे तो पता नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है वो, जिसमें टोंगा ट्रेंच है। टोंगा ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच के माध्यम से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये वीडियो दिखाने का क्या मतलब है कि ये जो बच्चा है कौटिल्य, अभी जब इसमें आप आगे सुनोगे कि इतना ये बच्चा माइंडेड क्यों हुआ, ये बच्चा इतना एक्सपर्ट क्यों हुआ। देखिए आगे अगर इसके दादा दादी या किसी ने बताया होगा तो आपको। और भारत की बैठे हैं, उससे कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई सवाल पूछेगा? आप पूछेंगे? आप नहीं पूछेंगे? आपने हाथ खड़ा किया था। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं? आप पूछोगे क्वेश्चन? पूछो। माइक, उनको माइक दे दीजिए। हाँ, पूछो। चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? गोभी। तुम्हें उसने जवाब दे दिया, तुमने सुना? चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? गोभी। लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे भी सही कौटिल्य ने बहुत सी ऐसी बातें जानी है उसको डेफिनेटली हमें याद करेंगे, तब बड़े हो जाएंगे तो शायद फिल्में भी देख लेंगे। Also showing her terms of endearment towards Kautilya, मुझे भी इतना अचंभा और इतना अमेजमेंट और म्यूजिक सुनते हो, तुम गाने सुनते मैं हो? नहीं। इतना इंटेलिजेंट कैसे हो कौटिल्य? हाँ। यहाँ पे दीदी और मम्मी और मैं टीचर। यहाँ पे उन्होंने बताया ये कि बताइए मुझे, ये मेरे दादा और पापा और दीदी और मम्मी और मैं टीचर। ओके, तो ये लोग सब आपको हेल्प करते हैं? हाँ। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। ओके, आप मुझे बताइए किस देश में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है? पेट्रोलियम भंडार रशिया। किस देश में? रशिया। रशिया। दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी, वो सऊदी अरेबिया है, राइट? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। अरे कुछ कंफ्यूजन हो गया है, पांडे साहब को क्लियर करना पड़ेगा। सही है। कौन सही बोल रहा है? हाँ, ये पहले नंबर पे है। कौटिल्य सही बोल रहे हैं। कौटिल्य सही बोल रहा है। क्या? पहले नंबर पे पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था, हाँ, पहले। लेकिन जब से रसिया ने आर्कटिक ओके। ओशन में खोज किया है, तब से रसिया नंबर 1 पर हो गया है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे हुआ है। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ कि बचपन से अभी आप एक चीज को समझना, जब हमारे यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, चुप बैठ बोलते। अगर बच्चे ने पूछा कि मम्मी ये ऐसा क्यों है ना, तो हम क्या करते, तू चुप बैठ, तुझे नहीं पता, बोलते हैं ना। पापा बोल देते कि तू चुप बैठ, तू कहा बच्चों के बीच में, अगर जैसे कोई पार्टी चल रही है, अगर बच्चे ने आके वहां पे पापा से पूछ लिया पापा ये पार्टी क्यों चल रही है, तो आप बोलेंगे जा, तेरे को कुछ नहीं समझता, अपने मम्मी से पूछ, समझो। तो वो बच्चे का अंदर की क्या है, उसकी जो क्रिएटिविटी उसको हम दबा देते। लेकिन इनके मम्मी पापा, इनके टीचर, इनकी बहन ने क्या किया, जो पूछता था उस चीज का उसको जवाब देते थे, और इसके सामने वो जानबूझकर हिस्ट्री पढ़ते थे, जानबूझ के वो पूरा जो भी गूगल का नॉलेज होता था वो सारा नॉलेज इसके सामने वो रखते थे जानबूझकर। वो सभी लोग इसके सामने किताबें पढ़ते थे। तो ऐसा हुआ कि देखो बचपन से उसके सामने ये चीजें करते हैं, तो आज 6 साल के अंदर वो बच्चा इतना डेवलप हो गया कि गूगल की आप कोई भी जानकारी उससे पूछ लो, वो हर जानकारी बता देता है। उसको म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, उसको डांस वगैरह देखना पसंद नहीं है, उसको मतलब बचपन से वैसा डाल दिया उन्होंने, उस तरीके से ढाल दिया। तो बोलते हैं ना, एक बच्चे का जो विकास है ना, वो आप 7 से 8 साल के अंदर ही कर देते, और बाकी का तो वो उसका रिजल्ट देता है आपको। अपने 7 से 8 साल में आप क्या उसको सुना, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बच्चा जब गर्भ में होता है
गर्भ संस्कार जिसको बोलते हैं, जब गर्भ में होता है ना, उसके बाद से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है उसके बाद से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पुराने लोग क्यों बोलते थे कि अगर घर में झगड़ा हो रहा है और जो प्रेग्नेंट लेडी अगर उनके घर में, तो उसको बोलते थे दूसरे रूम में जाकर बैठ। होता था ऐसा। क्यों बोलते थे आपको पता है? क्योंकि आप जो रिएक्शन दे रहे, जो माँ रिएक्शन दे रही है, जो घर में माहौल चल रहा है, वही माहौल बच्चे के अंदर आता है। आप अगर झगड़ा कर रहे हो उस समय, तो उसके अंदर वो सबकॉन्शियसली वो फिट होता है। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप लोगों ने अपना जो महाभारत के युद्ध के बारे में सुना होगा, सुना है ना सभी लोगों ने? उसके अंदर जो अर्जुन के पुत्र थे, क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु ने क्या किया था आपको पता है? जब कृष्ण जी उनको, उनकी बहन को कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है ना, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, एक केवल अर्जुन को आता था, ठीक है, उस युद्ध के अंदर, और दूसरा जो थे वो उनके पुत्र को आता था, अभिमन्यु को। क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो कृष्ण जी ने उनकी बहन को ये कहानी सुनाई थी कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। बट जब चक्रव्यूह को भेदना तो उसको आ गया कि घुसते कैसे, लेकिन जब कृष्ण जी कहानी में बता रहे थे कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाता है, उस समय वो उनकी बहन सो गई थी, और सोने के कारण बच्चा भी अंदर सो गया। इस कारण से वो ये, जब अर्जुन उस समय नहीं मौजूद थे तो चक्रव्यूह को तो उन्होंने भेद दिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। और पूरे पांडवों में केवल वही दो थे, जो अर्जुन और अर्जुन का पुत्र, जो ये चीज को कर पाते थे। तो आप समझना ये चीजों की शुभ, मतलब अगर आपके वाइफ के पेट में अगर बच्चा वगैरह है, तो आप सोचिए कि वो वहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप उसमें कैसी शिक्षा डालना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में उसका जो भी 20-30% विकास उसका अंदर ही हो जाता है। उसके बाद में जब बाहर आपका बच्चा आता है, तो उसके बाद की प्रोसेस जो 6-7 साल में आप जो उसको ज्ञान देते हैं ना, 7 से 8 साल के अंदर, वही उसका रिफ्लेक्ट पूरा जिंदगी भर होता है। आप उसको बोलेंगे चुप बैठ, वो साइलेंट बच्चा बन जाएगा। आप उसको, उसके सामने किताबें पढ़ोगे, वो किताबें पढ़ने वाला बन जाएगा। आप उसको जैसी चीजें, आप उसको गाने सुनाओ बचपन से, उसके अंदर गाने की भावना जाग जाएगी, वो गाना गाने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये आज बहुत सारे मतलब लोग नहीं जानते, और अधिकतर इंडियन फैमिली नहीं जानती। ठीक है, इसी वजह से हम उस चीज को ज्यादा वो नहीं करते, और एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी, उस बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आने से पहले हम दबा देते। आज इंडिया में ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने सारे लोग, अभी आप देखा होगा सिटी में, मैम आप रहते हैं पुणे में, आपको पता है नीलिमा में, कि यहाँ पर जॉब की कोई कमी नहीं, इतनी जॉब है ना कि लोगों को जॉब के लिए लड़के नहीं मिलते यहाँ पे, इतनी जॉब है यहाँ पे। लेकिन फिर भी लोग, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी उस पर्सन को लेना पसंद करती है जो उसकी कंपनी को आगे बढ़ाए। उसके पास में कितनी डिग्री है उसको कोई मतलब नहीं। तूने ले लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, और तू इंटरव्यू भी नहीं क्लियर कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने सिर्फ रट रट के वो चीजों को पढ़ा है। उसके अंदर ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना कोई कम्युनिकेशन है, लोगों से कैसे डील की जाती है। भैया डिग्री आपको ठीक है अंदर तो ले जा सकती है, लेकिन आपकी डिग्री आपका सामान नहीं बेच सकती, आपकी डिग्री लोगों से बात नहीं कर सकती, वो आपको करना पड़ेगा। लोगों को सेल नहीं कर सकती, वो आपको करना पड़ेगा। वो कब आएगा? जब आप उसे सीखोगे। पर अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं आज? बच्चे को जा स्कूल जा, जा स्कूल जा, जा कॉलेज जा, उसमें उसको बिजी करके रखते हैं। भाई हर कोई सीए के लिए नहीं बना है, हर कोई बिजनेसमैन के लिए भी नहीं बना है, लेकिन आपको आपके बच्चे की कला आपको समझना पड़ेगी बचपन से कि क्या उसके अंदर कला है।
क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं यहाँ, चलो ठीक है सिटी का माहौल तो फिर भी एक ठीक होता है, लेकिन आप गांव के माहौल में चले जाओ, आज भी बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। अगर चलो ठीक है लड़का है तो फिर भी कर देते, लड़की को सपोर्ट ही नहीं करते। उनको लगता है ठीक है इसको क्या करना है, शादी के बाद खाना ही तो बनाना है। माँ बाप की ही ये मेंटेलिटी होती है। अब समाज की तो छोड़िए, माँ बाप की खुद की ये मेंटेलिटी होती है। इसी वजह से जो लड़कियां बेचारी वो बाहर नहीं निकल पाती। अब देखो गांव की कितनी लड़कियां बाहर है, आपको नहीं दिखी, बहुत कम लड़कियां बाहर निकल पाती है। और जो ठीक है बेचारे निकल भी गई तो भी मतलब उनके घर वालों को इतना प्रेशर होता है कि अब 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, आप शादी कर लेना चाहिए लड़कियों को। तो भाई उनकी कोई लाइफ नहीं है क्या, उनका कोई जीवन नहीं है क्या? आपके लिए लड़के का जीवन जीवन है, और लड़की का उसके सपने। तो ये एजुकेशन और ये सारी चीजों को एक ट्रेनर, एक कोच लोगों तक पहुंचाता है। और इस चीज की आज सबसे ज्यादा नीड है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे लोगों को जागृत करना है। क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को जागृत नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि हमको केवल अकेले को तरक्की नहीं करना, हमको पूरे देश को देखना है, देश की तरक्की करना है। और जब हम ये भाव से करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आज नहीं कल, अभी देखिए आप कि आने वाले ये 2 साल के अंदर कितना बदला है। पहले तभी फिर भी चलो, गांव का माहौल पहले बहुत ही अलग हुआ करता था, बहुत ज्यादा। पहले तो बाहर ही नहीं निकलने देते थे लड़कियों को, लेकिन आज एटलीस्ट बाहर निकलने दे रहे, आज जो चाहे वो करने दे रहे। तो अभी का माहौल काफी चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन अब भी बहुत से गांव ऐसे जहां पर आज भी सपोर्ट नहीं करते। तो हम लोग उन लोगों को अवेयर करना है, हम लोगों को आज जो यंग लड़के उन लोगों को अवेयर करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 15-15 साल से जॉब में है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, और उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सारा का सारा खेल है आपके दिमाग का। आपका दिमाग, जो चीजें आप दिमाग में डालोगे वही चीजें आप बाहर निकालोगे। सिंपल सा उदाहरण है इसका, तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये चीज भी देखी होगी। आपने किसी से मैसेज पे बात करी होगी, कभी करी होगी, आपके फैमिली वाले से, कभी फ्रेंड से मैसेज पे कभी बात करी है, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे या किसी चीज पे आपने बात करी होगी। आप देखो जब आप बात करते हो ना, उस समय आप जो, अगर व्यक्ति का जो रिएक्शन, आप खुशी वाली बातें कर रहे, ऑटोमेटिकली आप बात करते करते हंसते हो। महसूस किया है? बात करते करते आप हंसते हो। कैसे? वो व्यक्ति तो बहुत दूर है, केवल उसकी बातों से आप हंस रहे हो। तो आप समझ के देखो कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आप उन चीजों से समझो जरा कि आपका माइंड कितना पावरफुल है कि वो इमोशन को कैच करके आपको उसका रिएक्शन देता है। आप मूवी को देख रहे हो, कोई मूवी में रोने वाला सीन आया, आपके आंखों से आंसू टपकने लग गए, तो वो आप, आपने कभी ये चीजें, मैं तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजों को देखता हूँ और इन चीजों को मैं जोड़ता हूँ। आपने पता नहीं कभी जोड़ा हो या नहीं जोड़ा हो लाइफ में, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने अगर उस मूवी में वो सीन देखा, उससे आप रो दिए, मतलब वो आपका माइंड कितना पावरफुल है ये सोचो आप। कि वो रोने वाली चीज को, भाई वो तो बहुत दूर है, लाखों करोड़, वो हजारों किलोमीटर आपसे दूर बैठा है, और वो जो पिक्चर बनी है वो तो सालों पहले बनी हुई है, लेकिन उसको आज भी आप देख के, उस मूवमेंट को देख के आप रोने लग जाते हो। मतलब आपका माइंड कितना पावरफुल है कि आज भी वो उतनी पुरानी चीज को याद करके वो रो देता है देखकर। तो हमारे जीवन में, हमारे सक्सेस के लिए हम इस माइंड का क्यों नहीं यूज करते? उस समय आपको शक आता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आए समझ में? अगर कोई एक स्कूल, मतलब स्टूडेंट है, उसको अगर कुछ बनना है, ठीक है, उसको कुछ बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको पुलिस वाला बनना है, उसको आर्मी में जाना है, तो उसको शक आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाएगा? तो वैसे लोगों को जागृत हमको करना है, और एक ट्रेनर ही इन लोगों को जागृत कर सकता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास में पहुंचना बहुत जरूरी है, और आज ये नोबल प्रोफेशन है। क्यों बोला जाता है ट्रेनर नोबल प्रोफेशन? आज इसी के लिए तो बोला जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ की जनसंख्या है। पता है ना सभी को?
140 करोड़ की अपनी जनसंख्या है, और ये तो आधार कार्ड वाले। इसमें से जो बांग्लादेश से आए, जो नेपाल से आए, बहुत सारे लोग हैं जिनका आधार कार्ड ही नहीं है। वैसे लोग भी है ना इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप उनको जोड़ के देखोगे, और आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा, अगर आप पूरे इंडिया के ट्रेनर भी सर्च कर लोगे तो 1000 से ज्यादा ट्रेनर नहीं मिलेगी आपको। अब सोच के देखो कि इसकी नीड कितनी है। मतलब अगर अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में आज कदम रखते हो ना, तो आप सोच के देखो कि 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 10 लाख ट्रेनर भी निकल गए ना, तो भी एक ट्रेनर को 15,000 से ज्यादा लोग मिलते। कितने? 15,000 से ज्यादा। लेकिन इसमें जरूरत क्या है पता है आपको? सिर्फ लोगों तक पहुंचने की। और वो कब पहुंचोगे? जब आप बोलना सीखोगे। और आपको मैं ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आपको मैं ये चीजें दे रहा हूँ, आप सीखो मेरे से और यहाँ पे आके बोलो। जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको निखारो। कोई कोई ट्रेनर आपको ये चीजें नहीं देगा। कोई नहीं बोलेगा कि मेरा प्लेटफॉर्म है और आके आप आपकी काबिलियत को यहाँ पे साबित करो। आपके अंदर सेल्स की स्किल है, आपके अंदर कम्युनिकेशन की है, आपको कहाँ पर आ रही है, आप प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बोलो और यहाँ पर निकालो उस चीज को। और आप जितना निकालोगे ना, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके, चलिए। सो आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझना। ये आपकी जिंदगी में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अगर ये चीज को आप समझ लोगे तो इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं होता है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व में सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते, हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। समझना, हम बोलते हैं ना हम एक धरातल पे नहीं, हम एक नहीं, ऐसे 4 धरातल पर रहते हैं। अब वो कौन से 4 धरातल है? ये 4 स्क्वाड्रेट है। सबसे पहला भौतिक जगत। भौतिक जगत किसको बोलते हैं हम? जो बाहरी हम देख रहे हैं, है ना। बाहरी हम गाड़ियों को देख रहे, हम कार को देख रहे, जो भी चीजें हमको बाहरी जगत में जितनी भी दिखाई दे रही, कपड़े दिखाई दे रहे, लोग दिखाई दे रहे, ये पूरा बाहरी जगत है। पेड़ दिखाई दे रहे, पेड़ के ऊपर फल दिखाई दे रहे, ये हमारा पूरा बाहरी जगत है। ये बाहर की चीजें जिसे हम भौतिक बोलते हैं। पहला है भौतिक। दूसरा होता है मानसिक जगत, जो आपके खुद के अंदर होता है, जिसको हम देख नहीं पाते। तीसरा होता है भावात्मक जगत, ये भी आपके अंदर होता है और ये भावनाओं के रूप में होता है। चौथा होता है आपका आध्यात्मिक जगत, यानी स्पिरिचुअल, है ना, आध्यात्मिक जगत। अब आध्यात्मिक जगत से ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, समझ लेना। आध्यात्मिक जगत का मीनिंग अलग होता है बहुत। ठीक है, अभी आप आगे आओगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेट्स का सिर्फ प्रिंट आउट है। अब समझिए, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? भौतिक जगत। बाहर के लोग मुझे क्या बोलेंगे, बाहर में कैसा दिख रहा हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, अगर मैंने वीडियो अभी बनाया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। समझ रहे? बाहरी जगत को देखते हैं, है ना। लेकिन बाहरी जगत किसका है पता है? ये तीनों का सिर्फ प्रिंट आउट है। किस किस का? मानसिक जगत का, आपके भावात्मक जगत का और आपके स्पिरिचुअल जगत का। मानसिक यानी जो आपके दिमाग में है, जो चीजें चल रही है अंदर। भावात्मक जगत यानी जो भाव आपके अंदर आ रहे, जो आप सोच रहे। अगर आप नहीं सोचते कि वीडियो अगर मैं बनाऊंगा लोग मेरे तरफ देखेंगे, अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, वो चीज होगी क्या? आप बना लोगे। तीसरा है आपका स्पिरिचुअल जगत, मतलब आप किस तरीके से लोगों के लिए भाव रख रहे हैं, आपके अंदर क्या चीजें चल रही है, आप कौन से वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप कौन सी मूवीज देखना पसंद करते हैं, उसमें कौन से सीन्स आप देखना पसंद करते हैं। आपके सामने कोई लड़का है, कोई लड़की है, आप उसके अंदर क्या भाव देखते हैं। ये होता है आपका आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत से मीनिंग ये नहीं है कि आप पूजा करिए, आप मंदिर जाइए। आध्यात्मिक जगत वो नहीं है। आध्यात्मिक जगत वो है कि आपका नजरिया क्या है,
आपके खुद के प्रति, लोगों के प्रति। और आपका नजरिया जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका जीवन बनेगा। अब लोगों को क्या नजर से देखते हैं, ये होता है आपका आध्यात्मिक जगत। आगे हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कभी कभी अपने कंप्यूटर में एक चिट्ठी टाइप की है। समझना, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। आपने क्या किया, कोई चीजों को प्रिंट किया, मतलब वहां पे टाइप किया और आपने प्रिंट आउट का बटन दबा तो वहां से प्रिंट आउट बाहर निकल जाता है। अब समझना आगे। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है जब आपने उसका प्रिंट आउट निकाला। जैसे मैंने ये पेज का प्रिंट आउट निकाला, ये मेरे पास निकल गया। अब मुझे इसमें, मैं देख रहा हूं तो मुझे इसमें गलती दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक गलती। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप अपने भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। अब मैंने क्या किया कि मुझे इसमें गलती दिख रही है, मैंने इरेजर निकाला, रबर निकाला और इससे इसको मिटा दिया। ये गलती को मिटा दिया। क्या ये गलती मिटेगी? प्रिंट आउट की हुई गलती मिटेगी? या तो उसको आपको क्या करना होगा, व्हाइटनर लगाना होगा। और व्हाइटनर भी लगाओगे तो उतनी जगह पे आपको वो अलग ही दिखेगा। मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इरेजर निकालते और उस गलती को मिटा देते, फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी बाहर निकलती है। फिर आपने क्या किया कि यार ये पेपर मेरा खराब हो गया, अब इसको वापस वापस रख दिया आपने। फिर से प्रिंट निकाला, फिर से आपने प्रिंट निकाला, फिर से जो प्रिंट निकला उसमें भी सेम वही गलती। क्यों क्यों हो रही पता है? क्योंकि आप सुधार कहाँ कर रहे हो? बाहर, बाहरी जगत में। जबकि सुधार क्या करना है आपको? आपके कंप्यूटर में जो आपने टाइप किया उसको आपको सुधारना है, न कि ये जो गलत निकल रहा है उसको सुधारना है। आगे लेखक यही बता दे। फिर आप दोबारा प्रिंटर बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकालती है और उसमें गलती जहां की तहां मौजूद होती है। ओ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था, तो इस बार आप एक बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजर नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और ज्ञान है, आप तैयार है। आप फिर प्रिंट दबाते हैं, लेकिन क्या फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूं? यहाँ हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। समझा आपको? ये तो आपने जो प्रिंट किया ना कंप्यूटर के अंदर, वहीं पे जाके आप सही करोगे तो ही वो सही होगा। बाहर प्रिंट निकलने के बाद कितना भी करो वो सही नहीं होगा, फिर हर बार उसी गलती होगी। तो वैसे मानव जीवन में क्या होता है हमारे साथ में, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, अब एक काम करता हूँ, ना ये सीख लेता हूँ, अब एक काम करता हूँ, इसको देख लेता हूँ, अब एक काम करता हूँ ये। लेकिन आप फोकस सिर्फ इस चीज पे नहीं करते कि यार ये गलती हुई क्यों। उसका सॉल्यूशन आपको अंदर से मिलेगा। मैं दुखी हूं, अब बाहर ढूंढ रहे हो, अरे यार मैं दुखी हूं, आप लोगों को बता रहे हो, आप स्टेटस पे रख रहे हो, आप लोगों को बोल रहे हो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन आप उसका अंदर से सॉल्यूशन नहीं खोज रहे। अब मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अगर किसी चीज से दुखी है ना, वो क्या करते हैं, अपने स्टेटस पे लगा लेते कि मैं दुखी हूं। भैया बाहरी जगत को बताने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको, आप दुखी क्यों हो पहले उसका कारण खोजो, उसका कारण खोजो। और कारण आपको बाहर से नहीं मिलेगा। अब बाहर तो अगर आपने दिखा दिया लोगों को, आपने डाल दिया स्टेटस पे, लोगों को दिखा दिया, तो आप तो और ज्यादा दुखी होने वाले हो। क्योंकि आपको लोग याद दिलाएंगे, आपको फोन करेंगे, पूछेंगे हाँ क्या हुआ, ये कारण है, मैं दुखी हूँ। ठीक है, फिर एक और का फोन आएगा, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो?
मतलब आपको लोग बार बार रिकवर कराएंगे। क्या चीज है कि आप दुखी हो, आप दुखी हो, और जितना लोग आपको याद दिलाएंगे ना उतना ज्यादा और आप दुख में पहुंचते जाओगे। तो आपको बाहरी जगत को नहीं दिखाना, आपको आंतरिक जगत में ढूंढना है कि यार मैं दुखी हूं, बट इसके दुख का कारण क्या है। हाँ ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे ये चीज अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सारा आपको अंदर से आएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। या कोई ऐसे गुरु को पकड़ो जो आपको ये चीजें समझा दे, सिंपल सा। या तो आप खुद समझ लो या किसी गुरु को पकड़ो वो आपको समझा दे। क्योंकि देखो, आप किसी जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के पास आए, नीलिमा मैम के पास आए, कुमुद सर के पास आए, जिनके पास ये नॉलेज है, ताकिर जी के पास आए जिनके पास ये नॉलेज है, अब उनके पास में गए, आपको नहीं समझ में आ रहा, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताएगी। लेकिन लोगों को उजागर करके आप उससे कुछ नहीं कर सकते, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा लोगों को उजागर करके। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। धन, धन परिणाम है, आप समझिए। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या बोला, बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर इस एक ही इतनी ये 2 लाइन को आप समझ जाओगे तो आपका पूरा जीवन यहां से आप आज के बाद में बना लोगे। आपका धन, पैसा आपके पास में ज्यादा है तो ये आपका परिणाम है, ये आपका प्रोसेस नहीं है। हम फोकस कहाँ पे करते हैं, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस पे फोकस ही नहीं है। पैसा आ जाए, लोगों को बता दूंगा पैसा आ जाएगा। प्रोसेस, प्रोसेस करने से पैसा आएगा। कौन सी स्किल सीखो, पैसा आएगा। सीखने से, लोगों को बताने से आएगा। लेकिन आज लोगों का फोकस का है, मैं कैसे पैसे कमाऊं जल्दी, मैं कैसे जल्दी पैसे कमाऊं। सर मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों के, मेरे लड़कों के मैसेज आते, मेरे ही दोस्त है या बहुत सारे ऐसे, अरे यार भाई मुझे बता, मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। भैया पैसा परिणाम है, लोग नहीं समझ पा रहे। लोग समझते हैं कि आज किसी को देख लिया, उसने यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया और 1 लाख रुपए उसने कमा लिया यूट्यूब से। अब वो क्या करेंगे, उठे और यूट्यूब पे चल दिए। अरे भैया प्रोसेस देखो, उसने क्या किया, क्या कैसे पहुंचा वहां तक, उसकी प्रोसेस तो देखो। उसने क्या वीडियो बनाया, कौन सी चीज के ऊपर फोकस किया, प्रोसेस। एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को देखा उसने कि यार ये व्यक्ति ने अपनी कार खरीद ली, अब मैं भी कार खरीदूंगा। ठीक है, आप खरीदोगे कार, 100% खरीदोगे, लेकिन वो उसने कार खरीदने के लिए पहले उससे पूछो, उसके साथ बैठो, उससे पूछो कि कार खरीदने के लिए उसकी मेहनत क्या रही है, उसने क्या काम किया कार खरीदने के लिए, वो कितने रातों को जागा है, कितने लोगों के पास रातों में गया है, कितने घंटे उसने मेहनत की है। आप अगर रेडी हो ना वो करने के लिए जो उसने किया, तो आप कर लोगे। लेकिन लोग क्या देखते हैं, अरे उसने कार खरीदी, मैं भी अब खरीदूंगा, अब मुझे भी करना है। लेकिन उसकी एक भी चीजों को फॉलो नहीं करते, और नहीं करते तो कहां से परिणाम मिलेगा भाई। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिस में जाना है। जो पुलिस में गया उससे पूछो ना कि वो कैसे गया, उसने किया क्या, उसने क्या प्रोसेस को फॉलो किया, उसने कितने घंटे मेहनत की, उसने कहां पर कोचिंग लगाई थी, उसने कौन सी चीजों को सीखा, वो कितना घंटा रनिंग किया, उसने कौन सी फिजिकल एक्टिविटी की, उससे पूछो। और जो चीजें उसने की फॉलो करो। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, मुझे तो पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, पूरा ध्यान पैसे के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं है ना। उसके बाद में दूसरा बताया, धन दौलत, यही सेम चीज। सेहत, मुझे सेहत बहुत अच्छी करनी है, सेहत बहुत अच्छी करनी है। एक व्यक्ति बोलेगा मुझे बहुत अच्छी सेहत करनी है, मुझे अच्छी हालत बनानी है, अच्छी हेल्थ बनानी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होना चाहिए, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और खाए जा रहा है, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, पानी पूरी खाओ, चलने जा रहा है, और कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई वो नहीं। तो क्या इसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, प्रोसेस ही नहीं है ना। और दुनिया सलाम किसको करती है, आपने बुक पढ़ी होगी एक बहुत ही अच्छी, मेरी फेवरेट बुक है, कि अपने
नाम भी मुझे भी एकदम से याद ही नहीं आ रहा है। बेचना सीखो सफल बनो। आप में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा और पढ़ी भी होगी, है ना। मैं उसको अभी ये मतलब उसकी मैं 2 बार ऑडियो बुक सुन चुका हूँ, ठीक है। एक बार अभी मेरा उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। मतलब 2 बुक मेरी कम से कम चलती है। ऑडियो बुक तो वैसे ही मेरी मतलब अगर मैं देखूँ तो महीने भर में कम से कम 8 से 10 ऑडियो बुक में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑडियो बुक तो मेरी बहुत होती है, 2-3 दिन में एक ऑडियो बुक मेरी खत्म हो जाती है ना। मैं उतना सुनता हूँ। तो उसमें मैंने एक थॉट पढ़ा था उनका कि लोग सलाम करते हैं सक्सेस को, प्रोसेस को नहीं। और प्रोसेस किसको करना है? प्रोसेस आपको करना है, लोग आपको सलाम करेंगे। दौलत का सिद्धांत है, धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। बस इतनी सी बात है और इतने में ही पूरा जीवन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो भी करना है सब एक प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद में रिजल्ट है। लोगों का रिजल्ट फोकस होता है रिजल्ट पे, इसी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अभी देखिए मैं ये चीजें मैं अपने ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, उसमें भी ये चीजों को फॉलो करता हूँ।